Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good. एक बार ज़रा सभी बताइएगा, मेरी ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को लास्ट 1909 तक की चीज़ें बताई थी। और हमारा लास्ट आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जहाँ पर मॉर्ले कौन हुआ करते थे, मिंटो कौन हुआ करते थे, यह सारी चीज़ों के साथ ही साथ क्या इसकी मांग हुआ करती थी, सारी चीज़ें मैंने बता करके क्लास को एंड करा था। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, मॉडर्न की क्लास चल रही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं बड़ा है बड़ा है, बट चीज़ें कितनी आसानी से क्लियर हो रही हैं आप लोगों को यहाँ पर यूपीएससी अखाड़ा में देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप भी मैं क्या करूँगा, 1914 से लेकर के 1919 आप लोगों को वर्ल्ड वार वन का फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो टाइम फ्रेम है वो पता ही होगा। उसी के साथ ही साथ इससे पहले की घटनाएं, यानी कि घटना कहने का क्या मतलब है दोस्तों, देखा क्या जाता है कुछ चीज़ें कुछ इस तरह से चलती हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घटनाएं कहने का मतलब जितने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे, क्योंकि बेसिकली हम प्रीलिम्स के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा पूरा का पूरा मकसद यही होना चाहिए कि फैक्चुअल नॉलेज के साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाना। तो चलिए दोस्तों, रेवोल्यूशनरी एक्ट के बारे में बातें करें, यानी एक्ट कहने का मतलब एक्टिविटीज़ है। कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा, चीज़ों को आराम से समझते जाइएगा। रनिंग नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, 1879 से चीज़ें शुरू होती हैं, और ये बेसिकली एक फैक्चुअल टेबल टाइप में बनाइएगा, कुछ इस हिसाब से ही आप लोगों को समझ में आने वाला है। देखा क्या जाता है, जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुए थे, मतलब आप कह सकते हैं कि क्रांतियों की लड़ाई हुई थी, आप कह सकते हैं कि जितने भी लोग उभर करके आए थे, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही इन चीज़ों का जो एक उद्गम था वो हो चुका था। इसी के साथ ही साथ आप लोगों ने सुना होगा, एक रामोसी पीजेंट वर्क होता है, रामोसी पीजेंट फोर्स करके एक एक्ट आता है। यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, 1879 में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वासुदेव वासुदेव बलवंत के ही द्वारा शुरुआत की गई थी। और वो जो इंसान कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे या फिर ये चीज़ें कहाँ से हुआ करती थी, ये महाराष्ट्र से शुरुआत की गई थी। इसी के साथ ही साथ 1890s में दोस्तों हमारे सामने तिलक आते हैं, और तिलक का जो संपर्क है दोस्तों वो भी हमारे महाराष्ट्र से ही दर्शाता है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि इन्होंने केसरी का डेवलपमेंट करने की शुरुआत करा दी थी। और केसरी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि कितनी सारी चीज़ें कैसे हमारे समाज में चीज़ें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना चाहिए, ये बेसिकली यहाँ से देखा जाता था। इसी के साथ ही साथ हमारे कुछ टाइम में शिवाजी उभर करके आए थे 1894 में। फिर उसके बाद गणपति की जो फेस्टिवल वगैरह कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों, वो 1893 से शुरुआत हो गई थी। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने जितने भी रेवोल्यूशंस हुए थे वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। हमारे पास जो रेवोल्यूशन हुए थे वो इंडिया में भी हुए थे, वो अब्रॉड में भी हुए थे।
क्योंकि क्योंकि देखा क्या जाता है दोस्तों, हर एक जगह से लोगों को एक शिक्षा मिलती है कि यार लड़ाई करेंगे तभी हमें कल होकर के आज़ादी मिलेगी। इसी के साथ ही 1897 का टाइम फ्रेम हुआ करता है और 1897 के टाइम फ्रेम में हमारे सामने चापेकर ब्रदर्स आते हैं। चापेकर ब्रदर्स, ये कहने का क्या मतलब है दोस्तों, नाम बेशक हो सके नए आप लोगों के सामने उभर करके आ रहे हों, लेकिन आज के बाद आप लोग इनके काम के बारे में भूलिएगा नहीं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो प्लेग कमिश्नर हुआ करते थे हमारे पूना में, प्लेग कमिश्नर हुआ करते थे, उनको इन्होंने मार दिया था। मतलब दे मर्डर्ड आवर प्लेग कमिश्नर इन पुणे। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1899 में दोस्तों, तो चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। सावरकर का नाम आता है दोस्तों, और सावरकर और उन्हीं के साथ उनके भाई बंधु, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्मेशन करने का निर्माण कराया था। और ये जो सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटी होता है, ये ब्रिटिशर्स के नज़र में नहीं था दोस्तों। इनका जो नाम हुआ करता था वो मित्र मेला हुआ करता था, मतलब मित्रों का एक मेला हुआ करता था। यानी मित्र जो है वो एक जगह बैठ करके चीज़ों को डिस्कस कर सकते थे। ये एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी, और बाद में जा कर के ये मान करके चलिए अभिनव भारत से जाकर के ये जुड़ गया था। ये भी हमारा एक सोसाइटी हुआ करता था, और एक तरह से सीक्रेट तो नहीं लेकिन लोगों को पता था, लेकिन इन लोगों ने जब शुरुआत करी थी तभी सीक्रेट ही हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ क्या देखते हैं दोस्तों, आप लोगों ने मजीनी का नाम सुना होगा। मजीनी का नाम सुना होगा। जब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पर उन्होंने यंग इटली का निर्माण कराया था। यंग इटली कहने का मतलब एक हमारा सीक्रेट ग्रुप हुआ करता था, उन्हीं से ये लोग इंस्पायर होकर के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। इसी के साथ ही साथ आगे देखा जाए दोस्तों, तो 1902 में चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती है। हमारे पास ज्ञानेंद्र नाथ बासु आते हैं दोस्तों। ज्ञानेंद्र नाथ बासु के बारे में अगर बातें करें तो उन्होंने चीज़ों की शुरुआत करवाई थी, और यहाँ पर उनके द्वारा कलकत्ता में एक जो सोसाइटी है या फिर एक समिति है उसका निर्माण किया गया था, और वो जो है उसका नाम शीलन समिति उसको कहते हैं दोस्तों। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा, ये जितने नाम हैं इन सब का जो सिग्निफिकेंस है डिटेल में प्रीलिम्स में आते नहीं है दोस्तों कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। बस नाम पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जगह पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने 1902 के बाद में हमारे सामने 1906 की गाथाएं आती हैं। और 1906 में क्या हुआ था, हमारे रास बिहारी बोस के बारे में जिक्र किया जाता है दोस्तों। उन्होंने क्या किया कि एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया दोस्तों, और वो उन्होंने हमारे पंजाब का इलाका, उसी के साथ ही साथ अगर आगे देखा जाए दिल्ली का इलाका, और जितने भी हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के तौर पे हम मानते हैं, इन तीनों को मिला करके उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करवाया था हमारे रास बिहारी बोस ने। इसी के साथ ही साथ उनके साथ बाद में आकर के जो हमारे सचिन सयल हैं वो भी आकर के मिल गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में शुरुआत इन्होंने अकेले ही करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 1907 में चीज़ें हमारे सामने दर्शा रही हैं। यहाँ पर युगंतन एक ग्रुप आता है, आप स्पेलिंग लिखते जाइएगा, YUGANTAR, युगंतर एक ग्रुप आता है। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था, कह सकते हैं बेसिकली देखा क्या जाता है कि ये एक काफ़ी अनफेमस ग्रुप हुआ करता है। अनफेमस ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था जिनका नाम फुलर हुआ करता था, उनके ही लाइफ के इर्द गिर्द चीज़ें चलती थी, उनके ही मतलब कहने का क्या मतलब है कि उनके ही लाइफ से प्रेरित होकर इस ग्रुप को बनाया गया था। और वो एक तरह से फेमस हुआ करते थे, इतने ज़्यादा फेमस हुआ नहीं करते थे, जिस वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो ये ग्रुप है लोग इसके बारे में कम जानते हैं। फूलर के बारे में थोड़ा सा और मैं बातें करूं दोस्तों, तो ही वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था हमारे जितने भी ईस्ट प्रोविंसेस हैं, चाहे बंगाल के हो चाहे असम के हो। तो ये एक तरह से कह सकते हैं इनको राइज करवाने के लिए इस ग्रुप का जो निर्माण है वो करवाया गया था। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1908 में। तो 1908 में चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं कि हमारे पास घोष ब्रदर्स नाम से एक भाई बंधु आए थे।
वो उनके बारे में चीज़ें दिखाई गई हैं। इसी के साथ ही साथ उन्होंने क्या काम किया था दोस्तों, जितने भी हमारे अनुशीलन ग्रुप आते हैं, अनुशीलन कहने का मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक समिति बन करके आई थी जो हमारे ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा बनाया गया था, बासु के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम 1908 में घोष ब्रदर्स ने किया था दोस्तों। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ मैं, तो चीज़ें इस हिसाब से चल रही हैं, तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों। हमारे सामने 1909 में चीज़ें उभर करके आ रही हैं। ये चीज़ें दोस्तों करवाने का मेरा पूरा मकसद यही होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें लिमिटेड हो। जितने भी आज के बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में अगर बातें होंगी, इससे ज़्यादा आप लोगों के मन में या फिर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों सिंप्लीफाइड क्वालिटी और रिलेवेंट का जो अपना जो एक सिंबल है, उसी में चीज़ों को लेकर के हम टीचर्स आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आप तक काफ़ी बेस्ट पहुँचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर 1909 में क्या देखा जाता है दोस्तों, हमारे अनंत लक्ष्मण नाम से एक जो इंसान है वो उभर करके आए थे। उन्होंने काम क्या किया था दोस्तों, ही वॉज द मेंबर ऑफ अभिनव भारत। अभिनव भारत एक हमारा ग्रुप हुआ करता था, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को उसका जिक्र बताया दोस्तों। तो अभिनव भारत हुआ करता था और उसके बाद ही इन्होंने क्या किया दोस्तों, आते के साथ ही जो नासिक के कलेक्टर हुआ करते थे, नासिक के कलेक्टर हुआ करते थे, जिनका नाम क्या हुआ करता था दोस्तों, AMT जैक्सन, इनका पूरा नाम AMT जैक्सन हुआ करता था। इनको इन्होंने आते के साथ ही मर्डर कर दिया था। तो दोस्तों ज़रा ध्यान देते जाइएगा, इस हिसाब से तो लोग फेमस होते हैं। अब ज़रा आगे ध्यान देते हैं, तो 1912 में हमारे पास आखिरी इस टाइम के दौरान का आप कह सकते हैं आखिरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उभर करके आई थी। इसके बाद हम नए फेज़ पर जाएंगे और चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से 1912 में हमारे पास रास बिहारी बोस आते हैं। उसी के साथ ही हमारे साथ जो हमारे सचिन सयल का नाम मैंने पिछली बार लिया था वो भी आते हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि अमीर चंद नाम से एक और इंसान आते हैं। ये जितने भी नाम आते हैं दोस्तों, इन सबको ध्यान देते जाइएगा। अगर क्वेश्चन कभी भी आए इनके नाम के आसपास में, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाना चाहिए कि चीज़ें यहाँ से ही उभर करके आती हैं। उन्हीं के साथ ही साथ हमारे अवध बिहारी नाम से एक और शख्स उभर करके आते हैं और उन्होंने, इन चारों ने मिलकर के चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो वो क्या था, इन्होंने ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक इन्होंने बॉम्ब प्लान करा था दोस्तों। एक इन्होंने बॉम्ब प्लान करा था कहाँ पर, जो हमारे वाइसरॉय हुआ करते थे जिनका नाम हार्डिंग हुआ करता था, उन्होंने उनके ही घर के ही आसपास में, जो कि दिल्ली में चांदनी चौक जगह है, वहाँ पर इन्होंने बॉम्ब प्लान किया था और चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों ये जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, अब ये करवाने का मकसद क्या है, तो एक बार ज़रा मैं ध्यान देता हूँ दोस्तों। कोई अगर आप लोगों से सीधा पूछे कि ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, या फिर मुझे बताइए 1910 में क्या हुआ था, या फिर अगर बातें करूं 1913 में क्या हुआ था, चीज़ें किताब में नहीं दे रखी हैं, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, हिस्ट्री को साइंस के तरह से दिमाग लगा करके पढ़ते जाना है। 1910 के बारे में आप लोगों को अब चीज़ें इन्हेंस नॉलेज होने का काम मैं करवा रहा हूँ, वो हो रही होगी। 1910 में अगर थोड़ी सी बातें बताऊँ, तो अभी जस्ट मैंने 1909 में एक एक्टिविटी बताने की पूरी कोशिश करी थी कि जिसमें हमारे अभिनव भारत से एक इंसान जुड़ गए थे, जिनको हम लोग अनंत लक्ष्मण का नाम देते हैं। इसी के साथ ही साथ ध्यान देते जाइएगा कौन सा कांग्रेस का यहाँ सेशन चल रहा था। ये जो पिछले क्लास में जो टेबल मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ ही 1913 में अगर मैं बातें करूँ, तो एक तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो वहाँ का सिग्निफिकेंस हो ही जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा दौरान चल रहा होगा, कि आप कह सकते हैं कौन सा कांग्रेस का जो अपना सेशन है वो चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके मेंस आंसर राइटिंग में लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करने वाली है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी बढ़ाने भी वाली है। तो अब ज़रा ध्यान देते हैं दोस्तों, कुछ एक्टिविटीज़ हमारे पास, कहने का मतलब क्या है, 3 या 4 एक्टिविटीज़ हमारे पास इंडिया के बाहर भी देखा गया था। मतलब अब्रॉड में भी चीज़ें देखने की कोशिश की गई थी, इंडिया के बाहर भी। तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से दोस्तों हमारे सामने आ रही हैं। आप लोगों ने श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम सुना होगा। श्याम जी कह सकते हैं श्याम जी, इनका पूरा नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इंडिया हाउस की शुरुआत कराई थी। इंडिया हाउस की अगर डेट की बातें करूं तो 1905 है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर 1905 में कोई भी सिलसिला अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो सीधा ताल्लुक़ लगाएगा हमारा पीबी से। पीबी कहने का मतलब दोस्तों क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1905 से
कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत की गई थी और इन्होंने इंडिया हाउस का निर्माण करवाया था दोस्तों। अब ये कहाँ पर करवाया था? अब्रॉड है दोस्तों, तो यहाँ पर तो करवाया नहीं होगा। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, कह सकते हैं कि जो इंडियन हाउस है वो एक तरह से होम रूल लीग है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद होम रूल लीग बताने वाला हूँ। तो होम रूल लीग की एक सोसाइटी हुआ करती थी, तो ये इंडिया हाउस उसी से ताल्लुक़ रखता था और ये इन्होंने लंदन में इसकी शुरुआत कराई थी दोस्तों। तो इंडिया में तो चीज़ें हमारे सामने दर्शा ही रही हैं कि जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हमारे पास जो शख्स हैं उन्होंने क्या करा, बाहर भी इन सारी चीज़ों को प्रचार करने की शुरुआत कर दी कि यार अगर ब्रिटिशर्स पावरफुल हैं तो हम भी इंडियंस कम नहीं हैं, हम भी उनसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर क्या देखा गया, बाद में चल करके इसी ग्रुप का जो मेंबर है हमारे सावरकर भाई हैं और हरदयाल का नाम आता है। ये लोग आकर के इनसे मिल जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सावरकर है और उसके बाद ही हमारे हरदयाल हैं। ये लोग आकर के इस ग्रुप से मिल जाते हैं और अपने जो एक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। इसी के साथ ही साथ अगला ग्रुप हमारे पास उभर करके आता है दोस्तों। अब्रॉड की बातें हो रही हैं। यहाँ पर मदन लाल MADANLALDHIGRA मदन लाल ढींगरा साहब हमारे सामने आते हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें हैं कर्जन से रिलेटेड, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड, इन्होंने क्या किया, वाइल में इसकी शुरुआत करी थी। और ये कब करी थी दोस्तों? 1909 में इसकी शुरुआत कराई थी। कहते क्या है कि जब कर्जन को मार दिया गया था उसके बाद चीज़ें उभर करके आई थी और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में इस मदन लाल जी ने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कराई थी। इसके साथ ही हमारे तीसरे नंबर पर जो मैं स्टार्टिंग से कहता आता हूँ, जिनको मैं या फिर मैं नहीं, जिनको हम बीकाजी कामा के नाम से जानते हैं दोस्तों। बीकाजी कामा कौन हुआ करती थी तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। बीकाजी कामा एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने वाली एक महिला हुआ करती थी और ये एक पारसी लेडी हुआ करती थी। पारसी लेडी कहने का मतलब ये इनके रिलीजन को बता रहा है। उसी के साथ ही इन्होंने चीज़ों को क्या किया था दोस्तों, पेरिस से शुरुआत कराया था। पेरिस से शुरुआत कराया था और हुआ क्या कि जो हमारे इंडिया में वंदे मातरम एक ग्रुप चल रहा था, वंदे मातरम, जो कि ऑपरेटेड बाय अजीत सिंह, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। तो वो इनसे इंस्पायर होकर के इन्होंने पेरिस में चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। इनका जो नाम है दोस्तों वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है। वीरेंद्र नाथ, आप लोग स्पेलिंग वगैरह ध्यान से लिखते जाइएगा। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हमारे सामने नाम उभर करके आता है। नाम को अगर चट्टोपाध्याय बोला जाए तो वो मॉडर्न टाइम में चैटर्जी होता है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। ये बंगाली कल्चर उभर करके आता है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या, इन्होंने बर्लिन में चीज़ों की शुरुआत करने की कोशिश करी थी दोस्तों। और बर्लिन कहने का मतलब क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ये जो लोग हैं, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका मैं सिग्निफिकेंस आप लोगों को ख़त्म करवाने के बाद में बताऊंगा। तो 1909 में इसकी शुरुआत करवाई थी। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों। ये जितने ग्रुप्स हैं, कभी भी आप लोगों के मन में कोई सा भी डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, तुरंत माइक ऑन करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने ही बैठा हूँ। अब ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारा ये जो टाइम है वो 1909 का, 1910 का, 1912 का चल रहा है। क्लियर है? इसी में होता क्या है, कोई इंसान हमारा फ्रांस में बैठा हुआ है, पेरिस का जो मैंने जिक्र किया। उसी के साथ ही कोई इंसान हमारा बर्लिन में बैठा हुआ है, जो कि जर्मनी में बैठा हुआ है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों ज़रा ध्यान देते जाइएगा, लंदन में तो हमारे सामने चीज़ें हैं ही, इंग्लैंड में चीज़ें हमारे सामने दर्शा ही रही हैं। इसी के साथ ही ये जितने भी लोग हैं, होता क्या है, इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। क्योंकि कभी ना कभी ये जो इंसान है वो हमारे भारत लौट करके आते ही हैं, और अगर ना भी आएंगे तो उनकी जो चीज़ें हैं वो इंडिया तक पहुँचती है। और इंडिया में होगा क्या कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ये लोग देखेंगे कि यार वहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो हमें भी अब एक्शन लेना चाहिए, हमें भी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो ये कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जाती हैं दोस्तों। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो तब से स्टार्टिंग से ही मॉडर्न टाइम में एक गादर पार्टी नाम से एक पार्टी उभर करके आती है। GHADR, गादर पार्टी नाम से एक पार्टी उभर करके आती है। ये होता क्या है, देखा क्या जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं बताऊं दोस्तों, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा इससे रिलेट करता है, जिस वजह से ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी उभर करके आता है दोस्तों।
अब ज़रा ध्यान दीजिए, गद्दार पार्टी के बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये इंडियन पार्टी नहीं हुआ करता है। इसकी जो शुरुआत हुआ करती है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यूएस से, आप कनाडा से चीज़ें इसकी शुरुआत की जाती है। इसका जो हेड क्वार्टर होता है दोस्तों, वो सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड क्वार्टर हुआ करता था। और इसी के बाद ही हमारे इंडिया में होता क्या था कि देखा जाता है कि इंडियन भी इससे बाद में जाकर के मिले थे, लेकिन इस पार्टी में बेसिकली कौन मेंबर्स हुआ करते थे, जो यहाँ के आप कह सकते हैं एक्स सोल्जर्स हुआ करते हो, मतलब आपके पहले आर्मी वगैरह में काम किया करते हो। उसी के साथ ही साथ अब और हमारे एक पीजेंट क्लास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हुआ करते हो। अब मुझे जहाँ तक थोड़ा सा आइडिया लग रहा है दोस्तों, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे साथ में आगे बढ़ती होगी कि अगर मान करके चलिए 2 लोगों का नाम हमारे सामने दे रखा है कि यहाँ पर जो आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, एक्स सोल्जर जो कि पहले आर्मी में अपना योगदान उन्होंने डिफेंस में किया होगा, वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और उसी के साथ ही पीजेंट की बातें होती हैं। यहाँ पर हो सकता हो कि ये इन लोगों को लीडर होते हों इन लोगों के, क्योंकि ये लोग देखा जाए तो डिसिप्लिन्ड होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है वगैरह वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं। और ये लोग वैसे भी कह सकते हैं कि शुरुआत से एक हमारे इतिहास में जो पिसने का काम है वो इन लोगों के द्वारा देखा जाता है। तो ये पार्टी में जुड़ करके इन लोगों के हित की बातें होती होंगी, जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं दोस्तों। तो चीज़ों को इस हिसाब से समझते जाइएगा। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे इंडियन के बारे में अगर बातें करूं तो यहाँ पर रामदास पुरी का नाम उभर करके आता है। ये सारे जितने भी लोग हैं इनको बस ध्यान से देखते जाइएगा। क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को लास्ट में या फिर हमारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्वेश्चन के भी हिसाब से समझाते जाऊंगा कि क्वेश्चन इस हिसाब से आता है कि इनमें से निम्नलिखित में से, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं इनमें से कौन गद्दार पार्टी से एसोसिएट हुआ करते थे, या फिर कह सकते हैं कि एक ताल्लुक़ रखा करते थे। तो जो नाम उभर करके आते हैं दोस्तों, वो रामदास पुरी का आता है, जीडी कुमार का आता है। उसी के साथ ही साथ अगर आगे बढ़ूं तो तारकनाथ दास, तारक नाथ, वो तारक मेहता वाला तारक, और नाथ और दास ये एक ही नाम है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ हमारे सामने हरदयाल का नाम भी आता है, लाला हरदयाल का भी नाम हमारे सामने इसी पार्टी में देखा जाता है। तो ये हमारे इंडियन की बातें हो गई। उसी के साथ ही इस पार्टी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1913 में करवाई गई थी, और चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आगे बढ़ती जाती है दोस्तों। अब ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद में स्टार्टिंग में तो हमारे सामने ये इंडियन हुआ करते थे, बाद में आकर के हमारे सामने एक इसमें भगवान सिंह भी आकर के मिल गए थे। तो ये उसी के बाद करतार सिंह भी आकर के मिल गए थे। उसी के साथ ही हमारे भाई परमानंद आते हैं। तो 3 लोग बाद में आकर के जुड़ते हैं इसमें। तो एक बार और रिपीट करवा देता हूं दोस्तों। तो भगवान सिंह का नाम मैंने बताया, करतार सिंह का नाम बताया, और उसी के साथ ही हमारे भाई परमानंद का नाम इसमें बताया था। अब इसमें होता क्या है, इस पार्टी को बताने का मेरा मकसद क्या था दोस्तों। तो अब आप लोगों को एक मैं चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले हमारे सामने एक कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था। स्पेलिंग नाम ज़रा ध्यान से देखिएगा, KOMAGATAMARU, कोमागाटा मारू इंसिडेंट उभर करके आया था दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी जगहों पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये जो टॉपिक सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा जो लोग हैं वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बता भी देंगे तो यार लोग फिर क्यों आएंगे उनके पास। ये एक ऐसा टीचिंग में भी पॉलिटिक्स चलता है भाई, आप लोगों को एक ज़रा सच्चाई बताऊं तो चीज़ें इस तरह से चलती हैं। कोमागाटा मारू इंसिडेंट चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इसका ताल्लुक हुआ करता था हमारे गद्दार पार्टी से। अब कैसे हुआ करता था तो ज़रा ध्यान देते जाए। ये कोमागाटा मारू एक हमारा शिप हुआ करता था। शिप कहने का मतलब क्या है, एक प्राइवेट शिप हुआ करता था। ये कोई डिफेंस वगैरह से ताल्लुक नहीं रखता था। तो चीज़ें हमारे सामने इस तरह से दर्शा रही हैं कि एक शिप है, वो बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि मर्चेंट नेवी वाले जो होते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो ऐसा शिप, एक कार्गो शिप कह लीजिए दोस्तों। तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं। तो एक शिप है जो कि सिंगापुर से चल के, आप लोग कह सकते हैं कि ज़रा ध्यान देते जाइएगा कि सिंगापुर से चल के हमारे कनाडा पहुंचना था। स्टोरी को ज़रा ध्यान से समझते जाइएगा।
तो हुआ क्या कि एक शिप चला हमारे सिंगापुर से और उसमें जो लोग हुआ करते थे वो हमारे इंडियंस हुआ करते थे। अब इंडियंस हुआ करते हैं दोस्तों तो भारतीय एक ही होते हैं, चाहे वो पंजाबियों की बातें करी जाए, चाहे सिखों की बातें की जाए, चाहे मुस्लिम की बातें की जाए, और हिंदू जो लोग हैं वो भी सब एक ही हैं। तो ये चारों लोग इस शिप में हुआ करते थे। इन लोगों को पहुंचना था कनाडा, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कनाडा में इन लोगों की एंट्री पर बैन कर दिया। बैन कहने का क्या मतलब है, बोल दिया गया कि तुम यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम वापस अपने देश इंडिया चले जाओ दोस्तों। अब हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया, वहां पर एक टसल होने की शुरुआत हो गई। टसल कहने का मतलब क्या है, थोड़ी सी छोटी सी एक लड़ाई हो गई जिसमें 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी दोस्तों, इसी शिप से ही। अब हुआ क्या, इन लोगों का गुस्सा तो जायज़ था दोस्तों, इन लोगों को पहुंचना था वहां पर कनाडा, लेकिन लोगों को उतरने नहीं दिया गया। अब दोस्तों देखिए कहानी में मज़ा क्या आता है, मज़ा कुछ इस हिसाब से आता है। इन लोगों में एक चीज़ मैं बता दूं, फेमस क्या होता है कि जो हमारे फेमस लोग हैं जिनको अभी मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो करतार सिंह हो गए, वो भी वहाँ मौजूद हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ कहने का मतलब क्या है कि करतार सिंह हुआ करते थे, हमारे भगवान सिंह हुआ करते थे। तो अब जब इंडिया में आने से मतलब आप लोगों को कनाडा में इंडियंस को पहुंचने से रोक दिया गया, इन लोगों को आ गया गुस्सा। इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, करतार सिंह हो गए, भगवान सिंह हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, सचिन सयाल हो गए दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया, एक हमारे भारत में इसको नाम देने के लिए कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक मूवमेंट की शुरुआत यहाँ पर हमारे इंडिया में कर दी कि यार ये ऐसा नहीं कर सकते, इनको जहाँ मन हो ये लोग जा सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक लड़ाई, एक अटैक फिक्स करा, एक डेट फिक्स करा। वो 21 फरवरी 1915 का टाइम फ्रेम हुआ करता था दोस्तों। वर्ल्ड वार चल रहा है, याद रखिएगा, उसका जो टाइम फ्रेम था वो 14 से लेकर के 19 तक हुआ करता था। इसी के बाद ही दोस्तों ये टाइम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन याद रखिएगा, इवन आज भी सीधा ही पूछ देते हैं वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था, 2 कब हुआ था, लोगों को नहीं पता होती है। लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं भूलने वाले, ये मैं पूरी आशा करता हूँ। 1915 में हुआ क्या दोस्तों, 1915 21 फरवरी को इन लोगों ने अटैक करने की कि अब ब्रिटिशर्स के ऊपर हम अटैक करेंगे, इन लोगों ने हमारे इंडियन को घुसने नहीं दिया। तो अब हुआ क्या, बाई चांस ये अटैक के बारे में ब्रिटिशर्स को पता लग गया, और ब्रिटिशर्स को पता लगने के बाद हुआ क्या, ये जितने भी फेमस लोग हुआ करते थे उनको पकड़ पकड़ के पीटा गया और जेल में बंद कर दिया गया। तो एक कह सकते हैं इन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या दोस्तों, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का, वो लागू हो चुका था। और उसी के साथ ही बेसिकली ये जो एक्ट है इसको यूज़ क्यों किया गया था, टू एनकाउंटर द गद्दार मूवमेंट, मतलब गद्दार मूवमेंट को एनकाउंटर करने के लिए ये जो एक्ट है ये लागू किया गया था दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग जगह के बारे में, चाहे वो यूरोप की बातें हो, मैं अभी आप लोगों को वर्ल्ड वाइड में समझाता हूँ क्योंकि मॉडर्न है, और मॉडर्न कहने का मतलब क्या है, हमारा जो ताल्लुक है दोस्तों इंडिया से ही नहीं है, पूरे दुनिया भर से भी रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो हमारे इंडिया में भी पड़ता है दोस्तों। यूरोप से देखते हैं एक बार कि यूरोप का हमारे इंडिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बर्लिन, ज़रा ध्यान देते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों विदेशी हमारे इंडियन के लिए काम कर रहे हैं। विदेशी यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं है, यहाँ पे विदेशी वो लोग हैं जो कि जिस जगह से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बनाया गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, नाम से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि ये लोग चाहते थे कि मतलब बर्लिन के भी लोग चाहते थे कि इंडिया को मतलब आज़ादी मिले, या फिर इंडियन को उनकी आज़ादी मिले। ये पार्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1915 में हुई थी, और किसके द्वारा हुआ करती थी दोस्तों, ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के ही द्वारा की गई थी। अभी जस्ट मैंने उनका नाम जिक्र करवाया था आप लोगों को, तो चीज़ें इस हिसाब से आई थी। इनके साथ ही साथ हमारे भूपेंद्र BHUPENDRANATH भूपेंद्र नाथ दत्ता हुआ करते थे। उसी के साथ ही साथ तीसरे नंबर में हमारे लाला हरदयाल उभर करके आते थे। ये जितने अलग से नाम है वो आप लोगों को मैं पूरा लिखवाता हूँ, बाकी ये छोटे में लिखवा देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही रखी है इनके बारे में। तो अब हुआ क्या, इन लोगों को एक मौका मिल गया कि यार चलो ठीक है, जर्मन में, यानी जर्मन का जो पॉलिसी हुआ करता था, जर्मन का जो आप कह सकते हैं फॉरेन ऑफिस हुआ करता था, जिसको हम लोग ज़ेमेरिन के नाम से जानते हैं, ZIMMERMAN,
वो एक प्लान उभर करके आया था और ये इसी बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से ताल्लुक़ रखता है दोस्तों। तो चीज़ों को इस हिसाब से आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या कि इस कमेटी के जो लोग हैं उन्हें बगदाद भेज दिया गया, उन्हें तुर्की भेज दिया गया, उन्हें पर्शिया भेज दिया गया, उन्हें काबुल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे उतनी ज़्यादा लड़ाई में मज़े आएंगे। और मज़े आने का क्या मतलब है कि हम एक इक्वालिटी के चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास में बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के पास पावर है और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो एक दो देश से मिलाने के बाद में हमारे सामने चीज़ें उभर करके नहीं आएंगी। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, अलग अलग जगह जा करके अलग अलग लोगों को पकड़ा और पकड़ने के बाद हुआ क्या कि चीज़ें हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के बाद ही हम लोग देख सकते हैं कि जो यूरोप में चीज़ें आ गई। इसी के बाद अब बातें करते हैं सिंगापुर में। दोस्तों सिंगापुर का जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोगों को पता ही है, मैं बाद में भी एक बार और बताऊंगा कि चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने बढ़ी थी। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम फ्रेम है दोस्तों 15 फरवरी का टाइम फ्रेम है। 15 फरवरी कहने का मतलब आज तो खैर हम आगे बढ़ गए फरवरी में, लेकिन 15 फरवरी 1915 की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर सिंगापुर की गाथाएं कुछ इस तरह से कहलाती हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आर्मी है उसका डेवलपमेंट शुरू किया गया था। और आर्मी में कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर बेसिकली जो पंजाबी सिख हुआ करते थे, जो मुस्लिम हुआ करते थे, उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कह सकते हैं कि जो बटालियन होता है, आर्मी में भी आप लोग जाएंगे तो बटालियन होता है जिनका नाम रेजिमेंट के तौर पे आता है। आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो उतना डीप में करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँ, मुस्लिम इस्लाम लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था वो 5th लाइट इन्फेंट्री हुआ करता था, ये उनका नाम हुआ करता था 5th लाइट इन्फेंट्री। और उसी के साथ ही जो सिखों का जो एक बटालियन हुआ करता था वो 36th सिख बटालियन हुआ करता था। दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि सिंगापुर में जब चीज़ों की शुरुआत की जा रही थी तो किस बटालियन ने, आप कह सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो वो 35th आएगा, 36th आएगा, 37th आएगा, 38th आएगा। तो आप लोगों को 36 पर टिक लगाना है। और इस तरह से जो MCQ है दोस्तों आते ही आते हैं, क्योंकि लोगों को इतना डीप में चीज़ें नहीं पता होती है। वो लोग सिंपली NCERT करके जाते हैं और अलग अलग बाहरी गाइडेंस लेते हैं। उन लोगों को हमारे UPSC अखाड़ा में आने का मौका मिलता है, लेकिन वो लोग चाहते नहीं हैं कि अपनी तैयारी को अच्छा करें। तो ये हमारे सामने चीज़ें आती हैं दोस्तों कि जो सिंगापुर में चीज़ें उभर करके आती हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि जो नाम उभर करके आता है वो जमादार चिश्ती खान का आता है, JAMADAR स्पेस CHISTI स्पेस KHAN, जमादार चिश्ती खान का नाम उभर करके आता है। उसी के साथ ही साथ जो हमारे अगले जमादार आते हैं दोस्तों, JAMADAR ABDUL अब्दुल, जमादार अब्दुल गनी का नाम हमारे सामने उभर करके इसी जगह से उभर करके आता है। इसी के साथ ही ये पोस्ट है दोस्तों उस, अब जो तीसरा नाम हमारे सामने उभर करके आए वो हमारे, आप कह सकते हैं कि सूबेदार आप लोगों को पता होगा कि आर्मी में पोस्ट आज भी होता है। सूबेदार दाऊद खान के नाम से हमारे सामने एक और जो ऑफिसर है वो उभर करके आया था और वो इनसे ही ताल्लुक़ रखता था। तो अब ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, चीज़ें उस हिसाब से आती जा रही हैं कि बैटल को आगे बढ़ाने के लिए भी ना केवल इंडिया में, इवन हमने दुनिया भर में एक आइडिया फैला दिया कि यार हमारा इंडिया एक निर्दोष कंट्री है, हमें चीज़ों की शुरुआत अपने हिसाब से करनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाने देते हैं। अब हुआ था क्या दोस्तों, बाद में चल करके इन लोगों की पिटाई हो गई थी। पिटाई होने का मतलब क्या है दोस्तों, एक लड़ाई लड़ी गई जिसमें 37% को एग्जीक्यूट कर दिया था और उसी के साथ ही क्या कहते हैं कि 41% को वहाँ पर मार दिया गया था। तो टोटल इतने लोग हमारे सामने उभर करके आते हैं जिनको बाद में, लड़ाई के बाद में जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से उभर करके आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ अब अगले टॉपिक पर मैं बढ़ना चाहता हूँ। इसके बीच किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तो ज़रा बताइएगा, एक बार माइक ऑन करके दोस्तों चीज़ों को बताइए, क्लियर है नहीं क्लियर है, टॉपिक समझ आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर है, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही प्यार से मैं चीज़ों को लेकर के आगे जा रहा हूँ। हमारा जो जितने भी टाइम फ्रेम की बातें हो रही हैं, याद करिए वो दिन 1600 से शुरुआत करी थी और ना केवल 1600, मैंने 1498 से शुरुआत करी थी मॉडर्न टाइम फ्रेम में। और हमारी 7वीं क्लास है आज,
तो इतने ही टाइम में हमने क्या करा दोस्तों, 1913 1914 तक की बातें हमने करी। यानी कि अगर देखा जाए तो एक आइडिया तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर मॉडर्न इंडिया का आप लोगों को बता दिया, ये सारी चीज़ें हुई थी और किस हिसाब से धीरे धीरे करके आप लोग पढ़ते जा रहे हैं और चीज़ों को समझते जा रहे हैं। तो दोस्तों यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने होता है। अब ज़रा मैं आगे टॉपिक पर बढ़ता हूँ। हमारे सामने अब मैं देखूंगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि अभी टाइम फ्रेम बताया था 1914 से लेकर के 1919 का। हुआ क्या, पार्टिसिपेशन की भी बातें करेंगे, इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहा था, कौन कौन से लोग गए थे। और ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ नहीं करता था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार आता है तब इंडिया का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा दर्शाया भी जाता है। तो दोस्तों हमारे भारतीयों का क्या रिस्पॉन्स रहा था, क्योंकि हुआ क्या था कि वर्ल्ड वार के शुरुआत में यहाँ से लोग इंपोर्ट होने लग गए थे कि ये लोग हमारे लिए लड़ाई करेंगे। और इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। हुआ था क्या, जब वर्ल्ड वार की शुरुआत देखी जाती है तो अभी का जो अगर टॉपिक अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम डाल दीजिए और 1914 से लेकर के 19 डाल दीजिए। अब उसी के साथ ही लिखिए जो हमारे नेशन का, या फिर आप कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट रिस्पांस उभर करके जो हमारे सामने आया था, नेशनलिस्ट रिस्पांस के नाम से चीज़ें आती हैं। तो ये हमारे नेशन का क्या रिस्पांस रहा था वर्ल्ड वार के टाइम पे, ये टॉपिक डाल करके चीज़ों को शुरुआत कराते हैं। हुआ था क्या दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। हमारे उस टाइम में मॉडरेट्स हुआ करते थे, हमारे उस टाइम में एक्सट्रीमिस्ट्स हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो सपोर्ट है, दे सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर। एम्पायर इन द वॉर कहने का मतलब क्या है, इन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों को सपोर्ट किया था। मॉडरेट्स की अगर मैं बातें करूं, एक्सट्रीमिस्ट्स की अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं। इन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, और इन लोगों ने एक चीज़ भी कहा था कि हम आप लोगों के लॉयल भी रहेंगे और उसी के साथ ही साथ बाद में चल करके हमें सेल्फ गवर्नमेंट की भी चीज़ें चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉलिसी में जो भेदभाव है, चाहे वो मॉडरेट्स का हो, एक्सट्रीमिस्ट्स का हो, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आ रही हैं। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। इन लोगों ने एक तरह से ब्लाइंडली फॉलो करा चीज़ों को कि यार चलो आगे कुछ भी होगा हमें नहीं पता, अभी हमें क्या करना है, इस एम्पायर को फॉलो करना है, एम्पायर पे विश्वास रखना है। इसी के साथ ही क्या हुआ था, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग आए थे उन्होंने क्या किया था, लॉयल्टी के साथ साथ सेल्फ गवर्नमेंट की भी बातें करी थी। और तीसरे जो लोग हमारे सामने आते हैं, ये हमारे सामने रेवोल्यूशनरीज आते हैं। रेवोल्यूशनरी कहने का मतलब जो क्रांतिकारी हैं। बेसिकली क्या देखा जाता है दोस्तों, क्रांतिकारियों को ना इन ग्रुप से मतलब नहीं होता है। ये लोग कहीं से भी हों, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को बस अपनी चीज़ें आगे बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो इन लोगों ने क्या किया था दोस्तों, लड़ाई में जाने का फैसला ले लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि कल हो करके ये जो ब्रिटेन है वो वापस, ब्रिटिश है वो अपने जगह वापस चले जाएंगे और हमारी कंट्री को ये लोग फ्री कर देंगे। ये डिमांड की गई थी दोस्तों, और चीज़ों को इस हिसाब से इन लोगों ने आगे बढ़ाया था। तो लड़ाई चल रही है, दुनिया में चल रही है, उसे चलने देते हैं। इस टाइम में हमारे इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ा था उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। तो 1916 में हमारे सामने होम रूल लीग मूवमेंट उभर करके आया था। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि होम रूल लीग के बारे में चीज़ें उभर करके आती हैं। तो हुआ क्या, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। बेसिकली होम रूल लीग कहने का मतलब क्या है, नाम में ही सारी चीज़ें छुपी होती हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तरह से ये सेल्फ गवर्नमेंट की बातें करता है कि यार हमारा देश है, हमारे लोग हैं, तो लीडर भी तो हमारा होना चाहिए ना। ये बाहर से आकर के लोग राज कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, ये तो खैर गलत है। तो इन लोगों ने क्या किया, बेसिकली दोस्तों एक आइडिया लेने का काम किया। बट बेसिकली द होम रूल लीग वॉज इंस्पायर्ड बाय ईरिश, IRISH, ईरिश होम रूल लीग। मतलब वहाँ पर भी एक होम रूल लीग के तौर पे चीज़ें चल रही थी। यहाँ से लोग इंस्पायर हो करके हमारे इंडिया में कह सकते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। इसी के बाद ही मैंने अभी आप लोगों को इनका एम बताया कि जो भी हमारे पॉलिटिकल कंडीशन है, सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे हमें ही आगे लेकर के जाना चाहिए। उसके लिए हमें पब्लिक एजुकेशन
को बढ़ावा देना पड़े हम करेंगे, हमें पब्लिक डिस्कशन करना पड़े हम करेंगे, हम मीटिंग्स की बातें करेंगे हम करेंगे। बट हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए हमारा गवर्नमेंट, हमें चाहिए हमारी सरकार दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद 1916 में इसकी शुरुआत की गई। अब होता क्या है, एक छोटी सी कहानी बताऊं दोस्तों। यूपीएससी का पेपर आप लोग क्लियर करने के लिए आज बैठे हैं। पहला अटेम्प्ट आप लोगों ने दिया, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। दूसरा अटेम्प्ट दिया, मतलब अगर नहीं क्लियर हुआ दोस्तों, बाई चांस क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों को एक बूस्ट आ जाएगा कि यार मैंने इतनी तैयारी करी थी, अब कुछ भी होगा सेकंड अटेम्प्ट मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। दोस्तों ये अभी कहानी छोटी सी, मेरा बताने का मकसद यही था। 1916 में चीज़ों की शुरुआत हो गई। 1917 में आकर के रशियन रेवोल्यूशन उभर करके आया दोस्तों, और रशियन रेवोल्यूशन के आने के बाद ही ये जो लीग है ये और ज़्यादा बूस्टअप हो गया। ये बॉर्नवीटा पी करके चार्ज हुआ होगा, ये माउंटेन ड्यू पी करके सोचा होगा कि चीज़ों को अब तूफानी करते हैं। तो चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं कि 1917 में आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन केम इनटू द पावर, द होम रूल लीग, या फिर कह सकते हैं कि जो इंडियन है उन लोगों को एक बूस्टअप पावर के तौर पे चीज़ें आगे बढ़ाने को मौका मिला। इसी के साथ ही साथ इन लोगों की भी तैयारी थी। ज़रा ध्यान दीजिए, 1916 का टाइम है, गांधी जी का टाइम है दोस्तों। गांधी जी हमारे इंडिया आ चुके थे। अब इन लोगों ने क्या किया था, सोचा था कि अब जो भी चीज़ें होंगी गांधी के स्टाइल में अब हम पॉलिटिक्स करेंगे, यानी कि जिस कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा नाम दिया है गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पे। अब हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस लीग के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप लोगों को अभी तक पता ये था कि होम रूल लीग वॉज ओरिजिनली स्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट, याद होगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाऊं दोस्तों, तो तिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग पहली बार में। और उन्होंने क्या किया था दोस्तों, अप्रैल, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर आएंगे मन में रखिएगा, अगले ही लाइन में मैं क्लियर करने वाला हूं। 2 लाइन अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया। पहली लाइन ये है कि तिलक लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग। दोस्तों याद रखिए, वो उन्होंने कब किया था, अप्रैल 1916 में चीज़ें करने की शुरुआत करी थी। उन्होंने कहाँ पर किया था, बेलगाम में किया था दोस्तों। वो बेलगाम जहाँ पे गांधी जी ने एक कांग्रेस सेशन अपनाया था। कब अपनाया था आप लोग मन में सोचते जाइएगा, बहुत ही आसान सा डेट है। इसी के साथ ही साथ हमारे एनी बेसेंट भी रोल में आई थी। और एनी बेसेंट के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। दोस्तों यहाँ पे इंडियन होम रूल लीग है, यहाँ पे सिर्फ होम रूल लीग है। तो एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916। दोस्तों होम रूल लीग के बारे में कभी भी सवाल आए 1916 ही आंसर होगा। एक अप्रैल में हुआ, अप्रैल में हुआ था, एक हमारा सितंबर में उभर करके आया था। इन्होंने चीज़ों की जो शुरुआत है दोस्तों, वो मद्रास से करने की शुरुआत करी थी। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, और बहुत ही आराम से चीज़ों को मैं लेकर के जा रहा हूँ। डाउट आते जाए, एक बार नहीं 10 बार पूछते जाइएगा, और बस साथ बने रहिएगा, फिर देखिए कैसे नहीं पेपर आपका क्लियर होता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं होम रूल लीग के बारे में। अब कोई अगर आपसे पूछे कि ज़रा बताओ यार होम रूल लीग कब बना था, आप लोग सीधा बोल दीजिएगा। अब आप लोग उससे ये पूछिएगा कि बताओ यार तुम बड़ा तेज बन रहा है खुद को, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इंडियन होम रूल लीग कब बना था, और इवन सारी चीज़ें बताओ उसके बारे में। तो अब आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो रहा होगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए। इसी के साथ ही इनका एक फैक्टर हुआ करता था, इनका एक एम हुआ करता था, इनका एक गोल हुआ करता था। वो क्या हुआ करता था, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन लोगों को सरकार से ये लोग परेशान हो गए थे कि यार ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमें अपनी भी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन लोगों को जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो काम है उसकी शुरुआत देखी गई थी, और ये लोग चाहते थे कि अब हमारी सरकार कैसी हो, हमारे जैसी हो। तो इन लोगों को हुआ क्या, इसी के साथ ही साथ मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक टर्म कह लीजिए कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म उभर करके आया था। उनसे भी ये लोग एक तरह से नाखुश हुआ करते थे। तो चीज़ों को सोचा कि नहीं यार, अब हमें अपनी ही चीज़ों को आगे बढ़ानी चाहिए। उसी के साथ ही वॉर टाइम चल रहा था। थर्ड फैक्टर दोस्तों 1916 का टाइम है, 14 से जो लड़ाई है वो शुरू हो गई थी। वॉर टाइम में होता है क्या, लड़ाई में देखो यार जीत हार होती रहती है। अगर एक टीम है, बी टीम है,
कोई भी जीते कोई भी हारे हमें फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, फ़र्क हमें पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। इकोनॉमी पे जब बातें आएंगी तब जो टैक्स होगा ना वो डबल या ट्रिपल रेट से आगे बढ़ते जाएगा। तो जो लड़ाई के जो टैक्स हुआ करते थे, लड़ाई के चक्कर में जो हमारे भारतीय जो सह रहे थे, हाई टैक्सेशन हो गया, प्राइस राइज हो गया, उसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि इंसान 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन अगर उसे कह दिया जाए कि यार अब आप 50 रुपये टैक्स पे करोगे, वो कहेगा कि भाई अब हमें काम नहीं करना, अब हमें बताओ कि दंगा कैसे करते हैं। क्योंकि लोगों को ये चीज़ें करनी आती हैं और ये इनका हक भी है दोस्तों। तो ये लोग इसी के लिए तैयार हमेशा रहते थे कि जितने भी अब जो मूवमेंट होंगे उसका जो मोड होगा दोस्तों वो एग्रेसिव होगा। वो लोग अब ये नहीं कहेंगे कि यार अब हम आराम से हमें चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है दोस्तों, उन लोगों को अपनी फैमिली चलानी है, वो लोग आराम से चीज़ों को आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ ही हुआ था क्या, एक चीज़ मैं आगे थोड़ा और बताता हूँ, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ। लीग के जो ब्रांचेस हुआ करते थे, स्टार्टिंग में जो तिलक का ब्रांच हुआ करता था जो कि अप्रैल 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था A16, और दूसरा ब्रांच हमारा एनी बेसेंट का हुआ करता था जो कि सितंबर 16 में हमारे सामने चीज़ें देखी जाती थी। इनके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया कि ये कवर करता था दोस्तों पूरा महाराष्ट्र, याद रखिएगा पूरा महाराष्ट्र ये कवर करता था, लेकिन एक्सक्लूड मुंबई, क्योंकि मुंबई में बड़े बड़े लोग बैठे थे, ब्रिटिशर्स बैठे थे, तो ये लोग ऐसे आगे लेकर के जा नहीं सकते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरा महाराष्ट्र कवर किया लेकिन मुंबई को, बॉम्बे को छोड़ दिया। इसी के साथ ही कर्नाटका का रीजन हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस की बातें हो गई, बेरार का टाइम हो गया, इनको इन्होंने अपने पाले में रखा। उसी के बाद ही क्या देखा जाता है, जो एजुकेशन पॉलिसी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो लिंग्विस्टिक पर जो भेदभाव चलता था उसको इन लोगों ने ख़त्म करके एकजुट करके चीज़ों को आगे बढ़ाया। दूसरा हमारा जो ब्रांच उभर करके आता है दोस्तों, ये मद्रास से चीज़ें शुरुआत कराता है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इनके सामने अगर पूछा जाए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर पूछा जाए व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडियन होम रूल लीग और हमारा सिंपली होम रूल लीग, तो सिंपली जो डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों वो यही आ जाएगा, इन्होंने क्या किया था, पूरे महाराष्ट्र को कवर किया था और मुंबई को छोड़ दिया था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र को कवर, आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं महाराष्ट्र सब तो इन्होंने ले लिया लेकिन मुंबई छोड़ दिया। इन लोगों ने मुंबई को ही पकड़ा दोस्तों, और हमारे इंडिया में मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, इन चीज़ों को आगे बढ़ाया था। अब ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है इनके बारे में दोस्तों डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ मुंबई को छोड़ दिया था, यहाँ मुंबई को पकड़ लिया था, मतलब ले करके चल रहे थे। तो ये बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है। लीडर्स उभर करके आते हैं, ये हमारे मोतीलाल नेहरू होते हैं, उसी के साथ ही लाला लाजपत राय उभर करके आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, उसी के बाद ही थोड़ा और आगे बातें करो तो चित्तरंजन दास आते हैं। दोस्तों ये लिखते जाइएगा, मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, तो फिर से लिखिएगा, मोतीलाल नेहरू आते हैं, लाला लाजपत राय आते हैं, आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू आते हैं, उसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो चित्तरंजन दास आते हैं, फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय साहब आते हैं, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना हमारे साथ इसी में आते हैं। तो ये सब जो लोग हैं कुछ इस प्रकार हमारे सामने उभर करके आते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो हमारे सामने जो लोग उभर करके आते हैं एनी बेसेंट से, वो कुछ इस हिसाब से आते हैं। अरुण दले का नाम आता है, जॉर्ज अरुण दले का, GEORGEARUNDALE, ये हमारे ताल्लुक़ रखते थे एनी बेसेंट से दोस्तों। तो अरुण दले हो गए, उसी के साथ ही BW वाडिया हो गए, और उसी के साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि CP रामास्वामी अय्यर का नाम आता है, या कहने का मतलब CP रामास्वामी RAMASWAMI रामास्वामी अय्यर का नाम उभर करके आता है। ये लोग एनी बेसिन से ताल्लुक़ रखते थे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हुआ था क्या, थोड़े टाइम बाद आने के बाद में 1916 में बहुत ही धूमधाम से इसकी शुरुआत होती है। 1919 तक आते आते ये फेड होने लगता है। फेड होने का मतलब क्या है, वो कहते हैं ना कि जो फॉग है वो फेड हो गया, मतलब जो आज का ट्रेंड है वो थोड़ा फेड होते जा रहा है, कल्चर फेड होते जा रहा है, मतलब एक धुंधला पड़ जाता है, यानी कि समाज में अब इसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म होते जाता है, वो दूर जाते जाता है। 1919 में बहुत से ऐसे रीज़न थे जिस वजह से ये जो होम रूल लीग है वो आप कह सकते हैं कि फेल होता गया, लैक दिखाई देती गई। मतलब कह सकते हैं कि एक तो पहली बात,
मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइएगा, और इवन आ भी गया होगा, मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और तभी चीज़ों को आराम से लेकर के चल रहे हैं। पहला डिफरेंस आया होगा दोस्तों कुछ इस हिसाब से, यार दो पार्टी पहले से ही आपस में लड़ाई कर रही है, कोई मुंबई को ले रहा है, कोई मुंबई को छोड़ रहा है। इन दोनों में थोड़ा सा तो एक कह सकते हैं कि जो मतभेद जिसे कहते हैं, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि जो एक भाव होगा जो चीज़ों को बताता है कि नहीं यार मैं अच्छा तो मैं अच्छा, इंडियन होम रूल लीग अच्छा तो होम रूल लीग अच्छा। तो जो पार्टी में पहले से ही भेदभाव चल रहा है, तो क्या उसका पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन या फिर जो हम पॉलिटिकल पावर की बातें करते हैं वो अच्छा होगा क्या? नहीं दोस्तों, वो धीरे धीरे करके लैक होने लग जाएगा। अब जहाँ पर ये लैक हो रहा है वो कह सकते हैं कि लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों चीज़ें थी, क्योंकि क्यों थी, हमारे पास फेमस लोग हुआ करते थे। फेमस लोग कहने का मतलब आप लोगों को पिछले ही नाम में मैंने लाला लाजपत राय का नाम दिया था, जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया था, तो ये लोग फेमस थे, इन लोगों को चीज़ें पता थी, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही थी। लेकिन बाद में आकर के जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चीज़ें हैं दोस्तों, ये हमारे सामने नहीं दिखाई देती जाती थी। इसी के साथ ही हमारे सामने दूसरा जो राइट उभर करके आता है दोस्तों, आगे और लिखता हूं मैं, दूसरा हमारे सामने कम्युनल राइट हो गया था। कम्युनल राइट कहने का मतलब RIOTS, कम्युनल रोड्स कोई पढ़ते हैं, कोई राइट्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये अपने अपने मन की श्रद्धा है। तो 1917 से लेकर के 18 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जाती हैं। ये क्या हुआ करता था इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये मान करके चलिए ये एक क्रांति हो गई थी, ये एक वॉर एक्टिविटीज़ के तौर पे चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती थी। इसी के साथ ही साथ इन लोगों को क्या था दोस्तों, जो उस टाइम में हमारा मॉन्टेग्यू MON, एक बार जरा देखिएगा, MONTAGU, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक रिफॉर्म आया था। आते के साथ ही ये धूम मचा गया था। और धूम मचाने का क्या मतलब है दोस्तों, ये 2-3 बार गलती मेरे से इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में अभी भी अटका पड़ा हूँ। तो यहाँ पर चीज़ें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से एक रिफॉर्म उभर करके आया था, और ये लोग अब इसको फॉलो करने के लिए बातें कर रहे थे। वो कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट था वो इंडिया भर में बहुत अच्छे से फैल रहा था एज कम्पेयर टू होम रूल लीग, जिस वजह से इसका एक लैक दिखाई दिया गया। इसी के साथ ही साथ क्या हुआ दोस्तों, चौथे पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि जो तिलक हमारे भाई हुआ करते थे, तिलक भाई को कहने का क्या मतलब है, 1918 में जो एक टाइम आता है इनको किसी भी रीज़न से विदेश की यात्रा करनी पड़ गई। एनी पेशेंट को चीज़ें, मतलब एनी पेशेंट कह रहा हूँ, तिलक को बाहर जाने का एक मौका मिल गया होगा, तो इन्होंने चीज़ों को ना समझ करके छोड़ करके इन्होंने सोचा कि चलो यार अब थोड़ा एक विदेशी यात्रा कर लेते हैं। तो इनके जाते के साथ ही जो इनका जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ा फीका पड़ गया। और इसी के साथ ही हुआ क्या, जब इनके जाने के बाद में इन्होंने क्या किया, इनके जो सहपाठी हुआ करते थे, कलीग हुआ करते थे, वो गए एनी बेसेंट के पास में और बोला कि यार वो तो चले गए विदेश में, अब हम क्या करते हैं, हम मिल जाते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और इन्होंने इन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने इन चीज़ों को एग्री नहीं किया और कहा कि अलग है तो अलग ही रहने दो, क्योंकि तुम मुंबई के खिलाफ हो और हम मुंबई के साथ हैं, हम एक साथ मिल ही नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इस हिसाब से हमारे सामने दर्शाई जाती हैं। एक बार ज़रा मैं 2 नाम बता रहा था तब से, एनी बेसेंट के बारे में और तिलक के बारे में, तो थोड़ा एक बार ध्यान से बता दूं क्योंकि इन पे जो सवाल आते हैं आप मेंस के हिसाब से देख लीजिए, प्रीलिम्स के हिसाब से तो खैर कम आते हैं, जो आते थे मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा मेंस के हिसाब से हल्का सा जो पॉइंट है उसको आगे बढ़ाते हैं। एनी बेसेंट के बारे में क्या कहा जाता है, अगला टॉपिक डालिएगा एनी बेसेंट का, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा। पहला जो पॉइंट उभर करके आता है दोस्तों, उन्होंने क्या किया दोस्तों, शी फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब कह सकते हैं कि आइडिया को लेकर के फ्रीडम की बातें करी थी। उसी के साथ ही वुमेन का पर, जो ये खुद एक महिला हुआ करती थी तो वुमेन के कंडीशन पर बातें जानती थी, वुमेन के जो राइट्स हुआ करते थे इन पर ये हमेशा लड़ा करती थी। उसी के साथ ही साथ जो हमारा सोसाइटी की बातें होती हैं इनको इन्होंने काफ़ी अच्छे से लेकर के आगे बढ़ाया था। इसी के बाद अब आगे बढ़े तो बेनी कन्वर्टेड, आप लोग लिख रहे होंगे तो लिखिएगा, बेनी कन्वर्टेड टू
थियोसॉफी यानी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी आता है, वो अपना जो जाति है उसको चेंज करा करके जो एजुकेशन पॉलिसी है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी पर आ जाती है। तो बेनी कन्वर्टेड टू थियोसॉफी आफ्टर मीटिंग हेलेना, जो नाम उभर करके आता है हेलेना, आप बलावत्सी उनका पूरा नाम आता है, BLAVATSKY, इन 1889, मतलब इनसे मिलने के बाद में इन्होंने इस सोसाइटी को अपनाया और चीज़ों को आगे बढ़ाया। अब याद रखिएगा, इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी दोस्तों। तो ये जो हेलेना ब्लत्सवाई है ये काफ़ी फेमस नाम है और आज के बाद आप लोग नहीं भूलने वाले। इनसे ही मिलने के बाद इनका जो नज़रिया है वो चेंज हो गया था और उसी के साथ ही इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी शुरुआत कर दी थी और उसी का जो हेड क्वार्टर है वो अडयार में बना दिया गया था। अडयार कहाँ हुआ करता था दोस्तों? ये हमारा चेन्नई में हुआ करता था। इसी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जो सोसाइटी, ये बातें हो रही हैं 1907 से लेकर के 1933 तक की बातें हो रही हैं। यहाँ पर एक आइडिया लगा करके चल सकते हैं कि जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया था इनको अपने अंतर्गत बना दिया गया होगा। इसी के बाद ही इन्होंने CHC यानी कि आप कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो किया था। बाद में आकर के इन्होंने INC ज्वाइन कर ली थी। ये चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि एनी बेसेंट का जो नाम है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमें दर्शाता है और इसी के साथ ही चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने के लिए जाना जाता है हमारा UPSC अखाड़ा। और लास्ट में हम चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके ही आगे बढ़ाते हैं ताकि एक बार जब चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए तब हम बहुत ही आराम से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो INC में ये जब जुड़ी, कह सकते हैं कि शी जॉइन द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसी के बाद ही इन्होंने डिमांड करा सरकार से कि भाई जो भी सेल्फ रूल होगा यानी सेल्फ गवर्नमेंट बनाओगे आप लोग, उसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू करो दोस्तों, क्योंकि अब हम जो अत्याचार है बाहरियों का नहीं सह सकते। अब हमें चाहिए तो अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी सारी चीज़ों को हमें अब आगे लेकर के जाना है। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो चीज़ें उस हिसाब से आती हैं। बेसेंट के बारे में इन्होंने होम रूल लीग अभी जस्ट बताया 1916 में इसकी शुरुआत करवा दी और उसी के बाद ही क्या देखा जाता है 1933 में इनका निधन हो गया और कहाँ पर अडयार में ही जो जगह है चेन्नई में उनका निधन हो गया और ये अराउंड 85 साल की हुआ करती थी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा पॉइंट है एनी बेसेंट के बारे में। इस थोड़े से को बड़ा करके आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरह से हमें लिखना पड़ सकता है और आप लोग चीज़ों को करते भी हैं। अब अगला जो टर्म आता है वो हमारा तिलक पर आता है दोस्तों। दो नाम अभी मैंने बताए इस रूल लीग से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए इंपॉर्टेंट हैं। तो एक हमारे तिलक जी आते हैं और एक हमारे एनी बेसेंट आते हैं। तो एनी बेसेंट के बारे में चीज़ें बता दी। तो बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम हुआ करता था। उसी के साथ ही इनका जो दूसरा नाम हुआ करता दोस्तों वो लोकमान्य तिलक हुआ करता था। ये जो नाम है दोस्तों ये लोगों के द्वारा दिया गया था। तो नाम को ही तोड़ करके देखिए ये कुछ इन फेवर ऑफ पीपल यानी इन फेवर ऑफ वहाँ के लोग, मतलब लोगों के हित में लेने वाले जो फैसले हुआ करते थे जिस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे थे। इनका काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या दर्शाया जाता है दोस्तों, ही फाउंडेड, कह सकते हैं लिख रहे हैं तो लिखिए, ही फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इन 1884। क्लियर है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर अगरकर का जिक्र होता है। अगरकर के साथ में, अगरकर कहने का मतलब गोपाल गणेश अगरकर, ये इनके साथ मिलकर के इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। डेक्कन में जो एजुकेशन रिफॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका था। इसी के साथ ही साथ एक काफ़ी फेमस कॉलेज है, यहाँ पर मैंने भी अप्लाई किया था, पुणे का कॉलेज हुआ करता है जिसको हम लोग फर्ग्यूसन कॉलेज कहते हैं, FERGUSSON, फर्ग्यूसन कॉलेज हुआ करता है। काफ़ी फेमस कॉलेज है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1885 में ही इनके ही द्वारा, लोकमान्य तिलक के ही द्वारा करवाया गया था। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ूं दोस्तों तो गणेश चतुर्थी, अब ज़रा ध्यान दीजिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर कभी भी गणेश जी की पूजा देखना का मौका मिले दोस्तों ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस वहाँ पर होता है और पूरे दुनिया भर में लोग इसको जानते हैं। तो
तो गणेश सेलिब्रेटेड मतलब गणेश नहीं सॉरी, तिलक सेलिब्रेटेड गणेश चतुर्थी और उसी के साथ ही जो आप कह सकते हैं कि जो शिवाजी की जो जयंती होती है, शिवाजी की जो जयंती कहने का मतलब जो हमारे शिवाजी हुआ करते थे उनकी जयंती मनाने का जो सिलसिला है वो उनके द्वारा ही करवाया गया था। उसी के साथ ही साथ दोस्तों ज़रा ध्यान देते जाइएगा, इनके द्वारा एक स्लोगन है काफ़ी फेमस है, वो ज़रा ध्यान से लिखते जाइएगा, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, मतलब स्वराज मेरा जन्माधिक अधिकार है, और एंड आई शैल हैव इट, मुझे वो लेने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं उसे लूँगा ही लूँगा। ये सभी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कोटेशन का भी एक क्लास कभी कहिएगा तो एक पूरी कोटेशन मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने जो अपनी अध्ययन में अपनी पढ़ाई में हर एक की फिलॉसफी को ध्यान दिया है, चाहे गांधी के बारे में हो, टैगोर के बारे में हो, तिलक के बारे में हो, तात्या तोप के बारे में हो, होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, जब मैं आंसर राइटिंग का प्लान करके एक बार कभी आंसर राइटिंग की बैच अगर स्टार्ट करेंगे तो ये जो कोर्स होते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये मिलता है। सपोज़ करिए अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें जैसे पता चले लिखना है कि आप स्वराज से क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ स्वराज, तो ये सब डायलॉग अगर आप स्टार्टिंग में लिख देते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक एग्जामिनर को चेक करने में काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, और वो आपको आंखें बंद करके, नंबर तो खैर नहीं, एक अच्छा पॉजिटिव आप लोगों का जो इमेज है उसके मन में क्रिएट हो जाएगा। तो इनका जो डायलॉग हुआ करता था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इनके द्वारा ही कहा गया था। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये इनके द्वारा न्यूज़पेपर में चलाया गया था। अगर कांग्रेस में ज्वाइन करने की बातें आती हैं कि व्हेन डिड तिलक ज्वाइन आईएनसी, तो ही ज्वाइन आईएनसी इन 1890। उसी के साथ ही न्यूज़पेपर चलाया गया था इनके द्वारा, और वो जो न्यूज़पेपर हुआ करता था एक मराठी में चलाया गया था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाया गया था। तो मराठी में एक केसरी के नाम से न्यूज़पेपर आता है, वो वीकली एक मैगजीन हुआ करता था, न्यूज़पेपर हुआ करता था। इसी के साथ ही हमारा इंग्लिश में मेहरता नाम से एक न्यूज़पेपर आया करता था, MEHRATTA, ये इनके ही द्वारा चलाया गया था, ये इंग्लिश में हुआ था। इसी के साथ ही किताब लिखी गई थी इनके द्वारा, वो गीता रहस्य, GITIHRHASYA, गीता रहस्य, मतलब गीता के बारे में, गीता जो भगवत गीता किताब है उसमें आप कह सकते हैं कि जो वेदा वगैरह की जो सिग्निफिकेंस है वो उसमें दर्शाई हो गई होंगी। उसी के साथ ही साथ आर्टिक होम, ARCTIC, आर्टिक होम ऑफ वेदास, ये जो किताब है ये इनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब आखिरी में आते हैं, ही डाइड इन अगस्त, 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये जितनी भी चीज़ें थी दोस्तों, आप लोगों को मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है चीज़ों को आराम आराम से बताने में और आप लोगों के साथ जुड़े रहने में। अब इसी में मैंने आप लोगों को एक बताया था कि 1916 में अगर गौर करिएगा दोस्तों तो आईएनसी का, कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था वो हमारे लखनऊ तक चीज़ें इर्द गिर्द जा रही थी। तो लखनऊ पैक्ट का जो एक जिक्र है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उभर करके आता है। इस टाइम में जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आप लोगों ने देखा होगा, AC मजुमदार हुआ करते थे। इन्होंने चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया था दोस्तों, तो कुछ इस हिसाब से आगे बढ़ाई थी कि जो मुस्लिम लीग की चीज़ें हैं उन्हें भी एक इक्वालिटी दे करके, चीज़ों को आगे बढ़ा करके, एक कॉमन प्रेजेंटेशन बना करके उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो ये थोड़ा आ रहा था, टाइम डेट याद आ रहा था, तो इसलिए रिलेट करा के बताना मेरा काम होता है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1916 से लेकर के 1917 में 1917 में हमारे पास जो चीज़ें उभर करके आई थी वो मॉन्टेक्यू का स्टेटमेंट आया करता था, MONTAGUE, मॉन्टेक्यू का स्टेटमेंट आया था। और ये कब आया करता था दोस्तों, अगस्त में आया करता था, इसलिए इसी वजह से इसको कहते हैं मॉन्टेस्क्यू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917। चीज़ें इस हिसाब से उभर करके आई थी दोस्तों। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच में और उसी के साथ ही जो हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ। यहाँ पर जो मॉन्टेस्क्यू होंगे वो हमारे सेक्रेटरी होंगे और जो चेम्सफोर्ड होंगे वो हमारे इंडिया के वॉइसरॉय होंगे अराउंड 1916 से लेकर के 1921। दोस्तों ये जितने वॉइसरॉय आएंगे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को उनका नाम उनका काम करवा करके ही क्लास को एंड करूँगा, मतलब क्लास को नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री को एंड करूँगा, टेंशन ना लीजिएगा।
तो ये बेसिकली देखा क्या जाता था, ये एक जो रिफॉर्मेशन है ये इन दोनों के बीच में करवा हुआ था। और उसी के साथ ही इन्होंने क्या किया था, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से क्या समझते हैं दोस्तों, वो जो गवर्नमेंट, वो जो सरकार जो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और वो जो सरकार होगी, आप कह सकते हैं कि जो हमारे भारतीयों को एक आइडिया के तौर पे सेल्फ गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, कहने का मतलब जो इंडिया के हिसाब से मतलब क्या है, इंडियंस बिकेम अ गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब अब इंडियंस भी जो है वो चीज़ों को आगे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी शर्तों के साथ में दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये रिफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई, किस तरह से चीज़ें हमारे सामने, ये सेक्रेटरी कौन होते हैं, वॉइस रॉय कौन होते हैं, 1916 से लेकर के 21 तक का टाइम फ्रेम इनका हुआ करता है। और अगर मैं मॉन्टेक्यू की बातें करूं तो ये भी 1917 से लेकर के 22 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता है, जब ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बने थे हमारे ब्रिटेन के, वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठे हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ें समझ में आई। डिटेल में जब कराना होगा तो आप लोगों को जब मेंस का जब बैच स्टार्ट होगा तब उनमें करवाएंगे, लेकिन यार इससे ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊं तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा ही डिटेल बचेगा, वो इसके लिमिटेशन जाएंगे, वो उसकी थोड़ी सी और कहानी जाएगी कि क्यों इन लोगों को कैसे चीज़ें पसंद आई नहीं आई, तो वो उतना ज़्यादा अभी हमें करने की ज़रूरत दोस्तों है नहीं। अब क्या करना है दोस्तों, लड़ाई के बाद में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा पहले टाइम फ्रेम देखा तो 1917 का टाइम फ्रेम हुआ करता था, और 1919 तक आकर के चीज़ें ख़त्म होते जा रही थी। तो 1919 आते ही सुनते आप लोगों के मन में जलियांवाला बाग आता है, लेकिन जलियांवाला बाग से पहले भी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं दोस्तों, इंडिया में अगर मैं मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के बारे में बातें करूं, यानी कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिर से बताने दीजिए, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और जो कि GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लगा था, वो कुछ इस हिसाब से ही इनको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हुआ करती थी, कैसे चीज़ों को आगे ले करके जाना है, कि जो गवर्नर हुआ करता था, सरकार में जो गवर्नर हुआ करता था, उसको हमने आगे बढ़ावा दिया उस रैंक को, और वो वहाँ के जो प्रोविंस हुआ करते थे उनके हेड हुआ करते थे दोस्तों। तो ये चीज़ें थोड़ा सा और आगे बताते हैं, लेकिन इससे पहले क्या है कि लड़ाई जो है वो ख़त्म होने ही वाली थी, और वो हो भी रही थी। तो जो हमारे इंडिया पे जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो कुछ इस हिसाब से पड़ा था दोस्तों, टैक्स को लेकर के, एक्सपेंडिचर को लेकर के बातें करें, उसी के साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन पर बातें हो रही हैं, उनसे भी इंडियन को आइडिया मिलता गया। तो 1990 आते के साथ ही इन लोगों ने मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लागू कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट GOI एक्ट 1990 भी इसे कहते हैं दोस्तों। तो चीज़ें उस हिसाब से आई। दे इंट्रोड्यूस डायरकी, मतलब डायरकी कहने का मतलब क्या है कि सरकार में दो चीज़ें चलेंगी। दो चीज़ें क्या होगा, एक स्टेट का होगा, एक आप कह सकते हैं सेंट्रल का होगा। तो ये चीज़ें कुछ इस हिसाब से एक आइडिया के लिए आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नर होगा उसको जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होंगे, लॉ होगा, इरिगेशन होगा, वो मैनेज करने का काम मिल गया। मतलब एक प्रोविंस की चीज़ें, एक प्रोविंस कहने का मतलब एक प्रांत का जो एक अकेला हेड होगा दोस्तों, उसको हम लोग गवर्नर कहेंगे। इसी के साथ ही साथ जो सीटों की जो संख्या है, मतलब कह सकते हैं कि सीटों की संख्या कहने का मतलब वहाँ पर जो लोग बैठे हुआ करते थे उनको बढ़ा दिया गया था। अब ज़रूरी बात यही है दोस्तों, अगर रैंक बढ़ा रहे हैं तो लोग बढ़ेंगे तो सीटों की संख्या बढ़ती जाएगी। और वुमेन पार्टिसिपेशन की अगर बातें होती हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कंडीशन पर बातें होती हैं इस टाइम में वुमेन का क्या कंडीशन हुआ करता था, तो वुमेन को कुछ हद तक जो वोट है वो देने का जो एक कोशिश था वो दिया गया था, कि सारी महिलाओं को नहीं, कुछ महिलाओं को जो वोट है वो दे सकती थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें बता दी, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो गई, और ये एक तरह से जो बाईकार्मल हाउस है उसकी सेटअप हो गई। बाईकार्मल हाउस कहने का मतलब क्या है, जो हमारा लोकसभा का कॉन्सेप्ट आता है, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस का सिस्टम आता है, वो इसी हिसाब से चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई थी। थोड़ी टाइम बाद अगर मैं बातें करूं तो 1927 में अगर आगे आप लोगों को याद हो तो साइमन कमीशन आया था उभर करके। ये कब था, कैसे था, मैं आप लोगों को तब बताऊंगा जब इसका ताल्लुक इस टॉपिक से जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिए
कि जितनी सारी चीज़ें हैं वो एक जो गवर्नमेंट सरकार है वो एक डायरकी फॉर्म में आने की साजिश की गई थी, कोशिश हुई थी। बाईकार्मल जो स्टेट है वो बन गया था, और कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव था वो बाईकार्मल बन गया था। दो अपर हाउस लोअर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से ही उभर करके आया था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, हमारा जो टाइम है 1919 का चल रहा है, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण कड़ी को भूल रहे हैं जिसको हम लोग गांधी कहते हैं दोस्तों। गांधी जी के बारे में जितना कहूँ वो कम है। कहने का मतलब क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इनके साथ हैं, बस हमें ये देखते जाना है कि इनका जो इम्पैक्ट हुआ था दोस्तों वो हमारे इंडिया में किस हिसाब से आता था। तो गांधी जी के बारे में अगर मैं बातें करूं तो पहले तो ये हमारे साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे। अब साउथ अफ्रीका में ये है तो साउथ अफ्रीका कहने का मतलब क्या है, 1894 से लेकर के 1914 तक ये साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, अब ये शांत रहने वाले तो इंसान हुआ करते नहीं थे, बेसिकली सत्य और अहिंसा के पाथ पे चलते थे, लेकिन शांत नहीं होते थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने एक स्ट्रगल, मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल कह सकते हैं साउथ अफ्रीका का, उसको भी शुरुआत करने की इन्होंने कोशिश करी थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नेटल इंडियन कांग्रेस के नाम से जानते हैं, या फिर कह सकते हैं जो इंडियन ओपिनियन, जो इनके द्वारा एक जो ग्रुप है इनको सेटअप किया गया था वहाँ पर। और इनमें हुआ था क्या कि साउथ अफ्रीका के लोगों को और ब्रिटिश के लोगों को, क्योंकि ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो पूरी दुनिया में हर जगह परेशान करते जा रहे थे, तो उनके खिलाफ भी इन्होंने वहाँ पर भी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। 1894 से लेकर के 1906 तक की चीज़ें हमारे सामने यहाँ दर्शा रही हैं। उसके बाद ही हुआ था क्या, इन्होंने वहाँ पर भी एक सत्याग्रह किया था दोस्तों। सत्याग्रह कब किया था, 1906 से लेकर के आप 1914 तक की बातें दर्शाते हैं, कहते हैं। तो वहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था वो कुछ टाइम बाद, इनके बाद यहाँ पर भी हुआ था। अब इसके बाद हुआ क्या, 1915 में ये हमारे भारत आ गए, और भारत आते के साथ ही कह सकते हैं कि शुरुआत के दिनों में ये अपने साबरमती आश्रम में हुआ करते थे। साबरमती आश्रम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में है। और उस टाइम में कहते क्या थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, और जो इनके पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी वन वर्ड सवाल आएगा, हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताते हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे गुरु हुआ करते हैं दोस्तों जो अपने शिष्य के माध्यम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छी बात भी है एक गुरु के लिए और एक शिष्य के लिए। तो ये गांधी जी की छोटी सी बातें हैं। अब इंडिया में आने के बाद में देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या क्या काम किया था, और क्या क्या काम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ इस हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो इंडिया में जब ये आए थे, आ तो गए थे 1915 में, आते के साथ ही इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाई दोस्तों, कुछ इस हिसाब से। जो बाकी 2-3 जो छोटे मोटे जो रेवोल्यूशन होंगे वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब जब आते के साथ ही इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1917 में जो हमारा चंपारण का सत्याग्रह है उसको आगे बढ़ाया। वो चंपारण का सत्याग्रह है वो क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहते हैं वो चंपारण से ही किया गया था। तो गांधी जी के आते के साथ ही उन्होंने चंपारण की चीज़ों को समझा था, और वहाँ पर जा कर के हुआ क्या कि हमारे कांग्रेस के सेशन में, मतलब उस दौरान जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम से एक इंसान उभर करके आते हैं। उन्होंने गांधी जी को अपने गांव चंपारण इनवाइट करा। चंपारण अगर बोला जाए कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बिहार में है, और ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक ईस्ट चंपारण है, एक वेस्ट चंपारण है। तो जो चीज़ें उभर करके आई थी वो चंपारण का ही क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला ने इनको इन्वाइट करा था। और क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे, इंडिगो प्लांटर्स पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ करता था। लोगों को ज़बरदस्ती बोला जाता था कि ये आप करो, इन चीज़ों को आगे बढ़ा। और याद होगा वो दिन जब मैंने आप लोगों को 3 कठिया सिस्टम के बारे में बताया था। 3 कठिया का मतलब 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड आप लोगों को इंडिगो है उसको ग्रो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। उसी के साथ ही साथ करने के बाद में भी ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इनका 25% ही जो पैसा है वो देंगे, पूरा भी नहीं देंगे, वो सिर्फ 25% ही पैसा देंगे। तो ये सारी चीज़ें उभर करके आ गई। चंपारण की घटनाओं से जो लीडर्स हमारे सामने उभर करके आते हैं दोस्तों, वो राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं, क्योंकि वो भी बिहार से ही हुआ करते थे। बिहार में भी अगर देखा जाए तो जीरादेई एक नाम है, वहाँ से इनका संपर्क हुआ करता था, वहाँ ये जन्म लिए थे। उसी के साथ ही आप कह सकते हैं कि
मजहर MAZHAR उल हक के नाम से एक लीडर उभर करके आए थे। उसी के साथ ही महादेव MAHADEO महादेव देसाई के नाम से एक और लीडर उभर करके आए थे। ये कुछ टाइम बाद मेरे पेन में ऑटोमेटिकली भूत आ जाता है, ये चलता नहीं है ढंग से, तो ये चीज़ें दोस्तों इनसे टेंशन मत लीजिएगा, मैं फिर से चीज़ों को कराता हूँ। तो राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, आप कह सकते हैं कि मजहर उल हक हुआ करते थे, महादेव देसाई हुआ करते थे, और उसी के साथ ही जो JB कृपलानी का नाम सामने आता है वो भी इसी से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इनके ही आने के बाद में 1917 में जब चीज़ें इन्होंने दर्शा दी, तो 1918 में इन्होंने क्या किया दोस्तों, अहमदाबाद में एक मिल में आकर के स्ट्राइक कर दिया दोस्तों। वो स्ट्राइक पूरे भारतवर्ष में पहला हंगर स्ट्राइक के नाम से फेमस होता है दोस्तों। पहला जो भूख हड़ताल कहते हैं वो वहाँ से चीज़ें उभर करके आई थी। और अगर देखा क्या जाए तो चीज़ें उस हिसाब से आई थी कि जो कॉटन मिल्स के जो मालिक हुआ करते हैं उनके बीच, जो वर्कर्स हुआ करते हैं उनके बीच लड़ाई हो गई। और हुआ क्या कि इन्होंने, जो वर्कर हुआ करते थे, उन्होंने अपने सैलरी में 50% बढ़ोतरी की मांग करी थी, लेकिन हुआ था क्या कि बाद में आकर के इनको मना कर दिया गया था, जिस हिसाब से गांधी जी ने इन पे लड़ाई लड़ी और चीज़ों को आगे बढ़ाया। इसी के साथ ही हुआ था क्या, हमारा एक काफ़ी फेमस नाम उभर करके आता है जिनको हम लोग अनुसुईया साराभाई के नाम से जानते हैं। ये हमारे इतिहास में क्यों फेमस हुआ करती थी, ये हमारे सोशल वर्कर हुआ करती थी, और इन्होंने गांधी जी को भी इनवाइट किया था। जिस हिसाब से राजकुमार शुक्ला ने किया था बिहार में, उसी हिसाब से अनुसुईया साराभाई हुआ करती थी, जो कि गांधी जी को इन्होंने गुजरात में इनवाइट किया था और कहा था कि यू हैव टू फाइट फॉर द वर्कर्स। इसी के साथ ही साथ क्यों इनको बुलाया गया था, क्योंकि ये यहाँ की एक कह सकते हैं कि जो अहमदाबाद मिल का जो एक एसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन कहते हैं, इसको इन्होंने ही फाउंड करा था 1891 में। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग हड़ताल करते हैं या फिर एक अलग ही एसोसिएशन किसी भी ऑफिस में चलता है, तो इनका जो शुरुआत इन्होंने किया था, इसी वजह से इन्होंने गांधी जी को बुलाया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, तो अगले ही साल में 1917 में, अगले साल में तो नहीं, थोड़े ही टाइम बाद में 17 में उन्होंने चंपारण करा, 18 में उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करा, 18 में ही मतलब 1918 में ही उन्होंने खेड़ा का जो सत्याग्रह है उसकी शुरुआत कर दी थी दोस्तों। तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा, गांधी जी पर अगर इतिहास पर सवाल आते ही आते हैं तो ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। तो खेड़ा का जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, इतिहास में कभी भी नाम बनाना होगा तो वही काम करिएगा जो आप पहली बार कर रहे होंगे, क्योंकि पुराने काम को कर करके कभी भी इतिहास नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहली बार में इन्होंने क्या किया दोस्तों, आते के साथ ही पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट चंपारण से शुरुआत कर दी, इसी के साथ ही पहला हंगर स्ट्राइक की शुरुआत कर दी, पहला नॉन कॉपरेशन की शुरुआत कर दी। उसी के साथ ही अगला जो मूवमेंट आएगा वो मास स्ट्राइक होगा। वो पहला तो नहीं होगा, लेकिन इस टाइम में आते आते वो ट्रेंडिंग पर चलने लग जाएंगे हमारे यूट्यूब पर, यानी कि फेमस होते जाएंगे। तो खेड़ा का जो सत्याग्रह हुआ करता था, इसी के बाद हुआ था क्या, गुजरात में ड्राउट आया था। ड्राउट आने का मतलब क्या है, सुखाड़ आ गया था। और सुखाड़ आने के बाद में हुआ था क्या, क्यों आया था, खैर क्यों आया था वो तो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद में क्या कहा जाता था कि 1/4 जो हिस्सा है वो हमारे फार्मर को रेवेन्यू के टैक्स के तौर पर देना ही पड़ेगा। बाद में आकर के हुआ था क्या, लोगों को ये मांग आई कि हम लोग भाई नहीं देंगे टैक्स, हम लोगों के पास खुद ही चीज़ें अच्छे से नहीं हैं। इसमें जो लीडर्स इसके साथ जुड़े होते थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। उसी के साथ ही आप लोग नरहरि पारेख का नाम आता है, NARHARIPAREKH, नरहरि पारेख का नाम आता है। उसी के साथ ही मोहनलाल पांड्या का नाम हमारे सामने उभर करके आता है। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते थे दोस्तों। इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 1919 में चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं। यहाँ पर रोवेल्ट एक्ट होता है। रोवेल्ट एक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पहला इंडिया भर में ऑल इंडिया मास स्ट्राइक उभर करके आया था दोस्तों। तो ये भी जो है वो गांधी जी के ही निगरानी में चीज़ें आगे बढ़ाई थी। तो हमारे इंडियन में हम कह सकते हैं कि पहला जो फर्स्ट ऑल इंडिया मास स्ट्राइक, जहाँ पर पूरी जो भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, आकर के मिले थे और चीज़ों के आगे बढ़ाए थे।
तो रॉबर्ट एक्ट वगैरह कुछ इस हिसाब से हुआ करता था कि हम मास ट्रैक से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और चीज़ें जो इसमें मेंबर्स हुआ करते थे दोस्तों, वो हमारे जिन्ना हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे, उसी के साथ ही मजहर उल हल्क हुआ करते थे। ये सब इसी में थोड़े टाइम तक तो रहे थे, लेकिन बाद में आकर के इन तीनों ने यहाँ से रिज़ाइन भी कर दिया था, क्योंकि हो सकता हो कि ये लोग ब्रिटिशर्स के चहीते हो, चहीते कहने का मतलब लॉयल हो, जिस हिसाब से इन लोगों ने चीज़ों को समाप्ति कर दिया था दोस्तों। तो अभी एक काम करते हैं, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करूँगा। 1919 की चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। कल आते के साथ ही मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, जलियांवाला बाग के बारे में बताऊंगा। उसी के बाद ही जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत क्या होता है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, क्यों खिलाफत ही कहते हैं, तो क्यों, और इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारे तरक्की से हुआ करता था, इन सारी चीज़ों को बता करके मैं कल की क्लास को और आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। तो अभी के लिए इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, और बाकी एक चीज़ बताइए, आप लोगों को इसमें कोई डाउट है क्या?